हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें मैं क्रॉनिकल समसामयिक की अगस्त 2026 कवर कर रही हूँ। और इसमें मैं एक एरिया ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है जो कि है नेशनल न्यूज़। और अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो कवर करने जा रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट जो है वो रहेगा राज्य समाचार से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिएगा एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो राज्य समाचार में जो पहली न्यूज़ है वो क्या है? उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण 100% सफलता के साथ संपन्न। ओके, सो 20 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा की है कि जो जनगणना 2027 का पहला चरण था वो निर्धारित अवधि के भीतर 100% सफलता के साथ पूरा हो चुका है। अब जिसमें याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है कि पहले चरण में क्या हुआ है। तो पहले चरण में दो चीज़ें हुई हैं, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस। अभी हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस क्या होता है? इसमें लोगों की गिनती नहीं होती है, कितने लोग रहते हैं घर में या क्या, इस चीज़ की गिनती नहीं होती है। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि घर कहाँ है, घर कहाँ स्थित है, घर किस तरीके का बना हुआ है, उसमें कितने कमरे हैं, वॉशरूम, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की सुविधा है या नहीं है। इन चीज़ों का सर्वे किया जाता है, इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है इस पहले चरण में। यहाँ पे लोगों की गिनती नहीं हो रही है। ये रिकॉर्ड क्यों रखा जा रहा है? ये इसलिए रखा जा रहा है ताकि पता चले कि कितनी आबादी किस तरीके के घर में रहती है और क्या क्या सुविधाओं का इस्तेमाल कर रही है। अब इसमें ये आप रीड कर लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये देख लीजिए कि जो ये जनगणना हुई है ये 3,90,000 से अधिक हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों के माध्यम से 1,04,000 गाँव और 14,983 वार्डों को कवर किया है। इन ब्लॉकों के माध्यम से 1,04,000 गाँव और 14,983 वार्डों को कवर किया है। ठीक है, और ये जो जनगणना की गई है ये 5 लाख इन्यूमरेटर्स और पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर तैनात किए गए थे इसके लिए। ठीक है, अब जनगणना के बारे में पता करते हैं। जनगणना क्या होती है? तो यह एक निश्चित समय अंतराल पर होती है। यह एक निश्चित समय अंतराल पर किसी देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन, जनसांख्यिकी, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, डेथ रेट क्या है, सामाजिक और आर्थिक डेटा की कास्ट, कितनी कास्ट रहती हैं, कितने कास्ट के लोग रहते हैं, क्या क्या रिलीजन के लोग रहते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में क्या है, एक व्यवस्थित संग्रह है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड न्यूज़ पे। तो इसमें बस इतना याद रखना है कि जो पहले चरण की जनगणना कंप्लीट हो गई है और उसमें लोगों की गिनती नहीं है, सिर्फ हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस हुआ। अब हम सेकेंड न्यूज़ पे आते हैं जो क्या कहती है, उत्तर प्रदेश ने ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार और निवेश संबंध बढ़ाने का किया है प्रयास। तो 20 जून 2026 को आगरा में, ठीक है, कहाँ पे? 20 जून 2026 को आगरा में क्या आयोजित हुआ है? 3 दिवसीय ब्रिक्स एमएसएमई फोरम। तो अगर क्वेश्चन आए कि 3 दिवसीय ब्रिक्स एमएसएमई फोरम कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है आगरा में, जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश लिंक के विस्तार की जानकारी दी। ठीक है, अब इसमें जो आपको याद रखने हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना एक्सपोर्ट किया है उसके आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पे। तो जो ये वित्तीय वर्ष 2025-26 हुआ, इसके दौरान ब्रिक्स, तो ये जो वित्त वर्ष 2025-26 है इसके दौरान जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसने कितना निर्यात किया है? 5.36 बिलियन अमेरिकन डॉलर, मतलब इतना एक्सपोर्ट कर दिया है ब्रिक्स सदस्यों को और भागीदारी देशों को, जिसमें कि अगर हम फर्दर डिवीजन करें तो ब्रिक्स सदस्यों को कितना किया है? 3.94 बिलियन डॉलर और भागीदार देशों को कितना किया है? 1.43 बिलियन डॉलर। और एक्सपोर्ट मेनली किन चीज़ों का हो रहा है? तो एक्सपोर्ट हो रहा है मशीनरी का, परिधान का, चमड़े के सामान का, कालीन का और कीमती पत्थरों का। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यह क्या है?
यह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी कि ये ब्रिक्स की कंट्रीज हो गई, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका प्लस जो अभी पार्टनर कंट्रीज ऐड हुई हैं, उनका एक अंतर सरकारी संगठन है जो वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहती है, ग्रामीण ब्रॉडबैंड के लिए प्रोजेक्ट गंगा। 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहाँ पे, लखनऊ में ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को मौजूद करने के लिए क्या कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट गंगा। तो 9 जून प्रोजेक्ट गंगा कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो प्रोजेक्ट गंगा का जो शुभारंभ हुआ है वो हुआ है लखनऊ में। कब हुआ है, 9 जून 2026 को। किसने किया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। किस लिए, ताकि ग्रामीण में गाँव वगैरह में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत हो सके। अब गंगा की फुल फॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। अब नेक्स्ट में पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो राज्य के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और शहरों गांवों के बीच डिजिटल डिवाइड को खत्म करना। ठीक है, तो एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना है और शहर और गांव के बीच में जो एक डिजिटल डिवाइड है उसको खत्म करना है। तो ये डिजिटल डिवाइड क्या होता है, 2 वर्ग होते हैं समाज में। एक वर्ग वो जो इंटरनेट और कंप्यूटर इन सब चीज़ों का सुख मतलब ले रहा है, और एक वर्ग वो होता है जो इन चीज़ों से वंचित है। तो इन लोगों के बीच में जो गैप होता है उसको डिजिटल डिवाइड बोला जाता है। तो इसी डिजिटल डिवाइड को मतलब इसी गैप को ख़त्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट गंगा को लाया गया है। अब यही मैंने आपको बताया, डिजिटल डिवाइड यही बताया गया है इसमें। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया है कि जो भारत में पहले ही डिजिटल इंडिया मिशन हुए हैं और भारत नेट परियोजना हुई हैं, ये भी इसी डिजिटल डिवीजन को ख़त्म करने के लिए आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सीतापुर में 250 मेगावाट की सौर परियोजना को मंजूरी। अब इसको पढ़ने से पहले एक टर्म है उसको पढ़ लेते हैं, तब इस न्यूज़ में थोड़ा सा हम अंदर घुसेंगे जिसमें आएगी टर्म, तो हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो टर्म है ग्रिड। ग्रिड का मतलब क्या होता है, तो ग्रिड एक ऐसा नेटवर्क है जिसके मतलब मदद सहायता से बिजली घर से लोगों के घरों तक, इंडस्ट्रीज तक और बहुत सारी जगह तक लाइट जो है ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, ग्रिड ही वो नेटवर्क है जिसके थ्रू जो है लाइट वो घरों में और मतलब जो ये बिजली उत्पादन होते हैं, बिजली घर होते हैं, वहाँ से जो लाइट है वो लोगों के घर में मतलब फैक्ट्रीज में इन सब जगह जाती है। तो जिस नेटवर्क के थ्रू जाती है उस नेटवर्क को बोला जाता है ग्रिड। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे। तो इस न्यूज़ में क्या बोल रहे हैं कि 9 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने, यानी कि ये जो भी हम पढ़ेंगे आगे ये किससे रिलेटेड है, रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। तो सारी चीज़ें रक्षा से संबंधित, डिफेंस से ही संबंधित होगी यहाँ पे। तो 9 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको एक लाइन में याद करने की कोशिश करें तो क्या हुआ है, 250 मेगावाट का एक BESS जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, तो 250 मेगावाट का BESS पावर प्लांट बनने जा रहा है। कहाँ पे बनने जा रहा है, सीतापुर में बनने जा रहा है। ठीक है, इसकी घोषणा कब की, 9 जून को की गई है। किसने की है, रक्षा मंत्रालय ने, कि ये बनने जा रहा है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। तो अब ये BESS पावर प्लांट है क्या, ठीक है, तो इस न्यूज़ को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो अभी BESS पावर प्लांट जो है ये एक इतनी बड़ी खाली जगह भूमि होगी, ये लिखा है। यह परियोजना लगभग 850 एकड़ खाली रक्षा भूमि का उपयोग करेगी, यानी कि 850 एकड़ का एक डिफेंस लैंड है, उस पर यह पावर प्लांट बनाया जाएगा। उसमें क्या होगा कि बैटरीज इंस्टॉल की जाएंगी और सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। अब वो जो सोलर पैनल्स होंगे ना, उससे होगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और वो इलेक्ट्रिसिटी सारी जाके स्टोर हो जाएंगी बैटरीज में। अब मैंने आपको ग्रिड वर्ड बताया था
तो यहाँ पे यूज़ आ जाता है ग्रिड का। अब जैसे नॉर्मली तो जो इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घरों तक पहुँच रही है वो ग्रिड के थ्रू पहुँच रही है, बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे वोल्टेज कम होने की वजह से या ओवरलोड होने की वजह से ग्रिड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाती, तब रोल में आएगा ये BESS का पावर प्लांट। ये क्या करेगा, जैसे ही ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी जानी बंद हुई तो इसमें जो भी उसने सनलाइट से जो भी बैटरीज ने इलेक्ट्रिसिटी को अंदर स्टोर किया है उस इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाएगा लोगों के घरों तक, ठीक है, ताकि जो है वो सप्लाई मतलब कुछ घंटे के लिए ये एक तरीके का बैकअप हो जाएगा। जब ग्रिड काम नहीं कर रहा है तो उसमें कुछ घंटे के लिए ये बैकअप हो जाएगा। तो अब ये इंस्टॉल किसके लिए किया जा रहा है, ये आप पढ़ेंगे इस वाले बॉक्स में कि ये जो इंस्टॉल किया जा रहा है ये सैन्य, प्रशासनिक और आवासीय प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली की आवश्यकता होती है, इन लोगों के लिए ये इंस्टॉल किया जा रहा है। रक्षा भूमि पर सौर परियोजनाएं कैप्टिव ऊर्जा उपयोग को समर्थन दे सकती हैं और पारंपरिक ग्रिड आपूर्ति पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। यानी कि जो ये रक्षा भूमि पर यानी कि डिफेंस के जो लैंड है, जब क्या होगा कि ये क्या कहते हैं पावर प्लांट लग जाएगा तो जो ये लोग हैं ये इस पे डिपेंड, ग्रिड पे ज़्यादा ना डिपेंड होके, फिर अभी तक तो एक ये है ना कि ग्रिड पे डिपेंड है कि कब लाइट आ रही है कब चली जा रही है, ये पावर प्लांट लग जाएगा तो फिर ग्रिड पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और लोग इस पे डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है। लोग कौन, ये रक्षा डिफेंस के लिए बनाया है, तो डिफेंस के कॉलोनीज और डिफेंस में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं या डिफेंस के जो भी एरियाज हैं उनके लिए बन रहा है ये पावर प्लांट, तो उन्हीं के लिए बिजली का उपयोग होगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो इसको इम्प्लीमेंट करेगी NTPC लिमिटेड, ठीक है, इसके माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब ये NTPC क्या है, तो ये NTPC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसके फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये क्या है, ये 1975 में स्थापित हुई थी, जो भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनियों में से एक है। ये बिजली कंपनी है, इसी को ही काम दिया गया है इसको इम्प्लीमेंट करने का कि ये आप बना सारा चीज़ें मैनेज आपको करनी है। अब ये सिस्टम है क्या, मैंने वैसे आपको बता दिया है बट इनके लैंग्वेज में, यह परियोजना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उपयोग करेगी जो कम उत्पादन या अधिक मांग के दौरान, यानी कि जब ग्रिड से कम उत्पादन होगा या बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा होगा, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड को संतुलित करेगी। यानी कि फिर इसके थ्रू ग्रिड से आप लोगों के पास मतलब वहाँ पे डिफेंस एरिया में बिजली पहुँच जाएगी, ठीक है। अच्छा, NTPC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ये याद रखना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नौसेना विरासत संग्रहालय, यानी कि नौसेना की विरासत का जो संग्रहालय बन रहा है, म्यूजियम बन रहा है, उसका क्या नाम है, नौसेना शौर्य वाटिका, ठीक है। इसका उद्घाटन हो गया है, कहाँ पे हुआ है, तो 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से लखनऊ उत्तर प्रदेश में नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया है। यानी कि ये जो नौसेना विरासत को संभालने के लिए जो संग्रहालय बनाया गया है उसका क्या नाम है, नौसेना शौर्य वाटिका। कहाँ पे उद्घाटन हुआ है इसका, लखनऊ में हुआ है, ठीक है। कब हुआ है, 30 मई 2026 को। किस किसने किया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अब ये संग्रहालय का जो स्वरूप है ये कैसा होगा, ओपन एयर डिस्प्ले म्यूजियम होगा ये, यानी कि ये किसी रूम के अंदर नहीं होगा, ये ओपन में जैसे ओपन एरिया में रखा रहता है उस तरीके से रखा होगा, किसी बंद रूम में नहीं होगा ये खुले मैदान में होगा। प्रकृति चीज़ें जो भी होंगी वो खुले मैदान में रखी जाएंगी। जो इसका निर्माण हो रहा है वो 19 करोड़ की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया जाएगा। यानी कि जो ये ओपन एरिया है ये कितना बड़ा होगा, ये 2 एकड़ का होगा, ठीक है, और 19 करोड़ का खर्चा आएगा इसमें। अब इसमें क्या क्या रखा जा रहा है, तो इसमें एक तो जो 34 वर्षों की सेवा के बाद 29 मई 2022 को 34 वर्षों की सेवा के बाद जो सेवा मुक्त हुआ युद्धपोत INS गोमती जो है वो 29 मई 2022 को क्या हो गया था, सेवा मुक्ति हो गया था, तो उसके भी अवशेष इसमें रखे जा रहे हैं। प्लस AK-726 नौसेना ताप, AK-726 नौसेना ताप रखा जा रहा है, ठीक है। और टॉर्पीडो लॉन्चर, ये टॉर्पीडो लॉन्चर क्या है, ये पानी के अंदर ही लॉन्च हो जाता है, मतलब पानी के अंदर हमला कर देता है, ये वो ऐसा हथियार है। और रडार क्या होता है, रडार के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपके मतलब डायरेक्शन में कोई शिप कितनी दूर है आपसे, दूर कोई शिप, किसी के बारे में पता करना है कि पानी के अंदर
किसी और जहाज के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो रडार से पता चल जाता है। अब इसका जो मेन मुख्य आकर्षण है वो है TU-142M। ये इसका मुख्य जो क्या है, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान का पता लगा देता है। ये सबसे मेन है, इसको ये ही मेन आकर्षण है इसका। तो इसमें किन किन को रखा जा रहा है, एक तो INS गोमती को रखा जा रहा है, AK-726 नौसेना ताप को रखा जा रहा है, टॉर्पीडो लॉन्चर को, रडार को, और लंबी दूरी समुद्री गश्ती विमान TU-142M को रखा जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा INS गोमती के बारे में देख लेते हैं, ये आप रीड कर लेना, आइडिया होना चाहिए बस। अभी जो INS गोमती है ये गोमती नदी के नाम पर आधारित है। युद्धपोत भारतीय सेना के गोदावरी श्रेणी के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज था। ठीक है, गोदावरी श्रेणी के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का तीसरा जहाज था। जो गोदावरी श्रेणी थी उसमें जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स था उसका तीसरा जहाज था, जिसे 16 अप्रैल 1988 को किसको कमीशन किया गया था, मझगांव डॉक लिमिटेड को। ठीक है, इसने क्या क्या ऑपरेशन किए हैं, तो इसने, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं इसमें। अब क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में कि गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स क्या होते हैं। तो ये जो दुश्मन के जहाज, विमान और पनडुब्बी होती है ना, ये मतलब उन पे क्या मिसाइल से हमला कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास ये जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स होते हैं, इनके पास ये पावर होती है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, जो भी दुश्मन के जहाज, विमान पर, ये लोग नहीं, ये जहाज क्या कर सकते हैं, जो भी दुश्मन के जहाज, विमान और पनडुब्बी होती हैं, इन पे मिसाइल से हमला कर सकते हैं। ठीक है, इनके ये फीचर्स होते हैं। तो उसी में ये तीसरा जहाज था। ये 16 अप्रैल 1988 को मझगांव डॉक लिमिटेड को कमीशन किया गया था। अब इसने 2 ऑपरेशन किए हैं अपने उसमें, एक तो ऑपरेशन कैक्टस जो कि कब का है, 1988 का है। ठीक है, और दूसरा यूनिट साइटेशन, नहीं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। इसने 2 ऑपरेशंस में लिया है, एक तो ऑपरेशन कैक्टस और एक था इसका ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन कैक्टस तो इसका है 1988 का, और ऑपरेशन पराक्रम भी है इसका। ऑपरेशन पराक्रम जो है 2001 और 2 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसे 2 बार यूनिट साइटेशन भी मिला है। 2 बार यूनिट साइटेशन मिलने का मतलब क्या है कि इसने बहुत उत्कृष्ट काम किया है, तो उसके लिए इसको 2 बार यूनिट साइटेशन भी मिला है। तो एक तो इसको गोमती नदी के नाम पे रखा गया। ठीक है, ये भारतीय नौसेना का गोदावरी श्रेणी का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का तीसरा जहाज है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स क्या होती हैं, ये वो होते हैं जो दुश्मन के जहाज पे मिसाइल से हमला कर सकते हैं। ठीक है, उसका ये तीसरा जहाज है। और इसने ऑपरेशन कैक्टस, उसके बाद और पराक्रम, ये ऑपरेशन पराक्रम, इन दोनों में भाग लिया था। और इसने 2 बार यूनिट साइटेशन भी मिला है इसको कि इसकी उत्कृष्ट इसका वो था। ठीक है, ओके, सो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कह रही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय किशोरों के लिए भूल जाने का अधिकार। ये हमने कल भी न्यूज़ में पढ़ा था, राइट टू फॉरगॉटन। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा मैंने कौन सा केस बताया था इससे रिलेटेड। तो अब इस वाली न्यूज़ में क्या हुआ है कि 29 मई 2026 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किशोर अवस्था के दौरान दर्ज की गई दोष सिद्धि को पासपोर्ट जारी करने में कानूनी बाधा नहीं माना जा सकता। यानी कि अगर किसी को किशोर अवस्था में दोष सिद्धि हुई थी और अब वो पासपोर्ट बनवाना चाहता है तो ये कानूनी बाधा नहीं होगी। अगर आप करोगे तो ये वॉयलेशन होगा आर्टिकल 21 का, क्योंकि जो राइट टू फॉरगॉटन है, मैंने कल भी बताया था, ये किसके अंडर आता है, आर्टिकल 21 के अंडर, राइट टू प्राइवेसी में। ठीक है, निर्णय का आधार क्या बताया, तो न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किशोर न्याय अधिनियम का उद्देश्य, यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है, बच्चों को सुधार और पुनर्वास है, ना कि उन्हें आजीवन अपराधी मानना। यानी ठीक है, अब ये नहीं है कि उन्होंने चलो किशोर अवस्था में दोष सिद्धि हो गई तो अब जीवन भर आप उसको अपराधी मानोगे, नहीं तो फिर इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्होंने इसके बेसिस पे ये डिसाइड किया है कि अब पासपोर्ट बनाने में कोई कानूनी बाधा नहीं होगी, और जो करेगा तो फिर वो वायलेशन हो जाएगा आर्टिकल 21 का। किशोर अवस्था के अपराध के आधार पर पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा आवेदन खारिज करना अनुचित है। यानी कि अगर किशोर अवस्था में उसने अपराध किया और उसकी दोष सिद्धि हुई थी, उसके बेसिस पे अगर आप उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो ये क्या है, अनुचित है। ठीक है,
ये वॉयलेशन है आर्टिकल 21 का। यह निर्णय किशोरों के भूल जाने के अधिकार को सुदृढ़ करता है, यानी कि लीगल बनाता है। अब भूल जाने का अधिकार हमने कल पढ़ा था कि यह व्यक्ति को अपनी पुरानी, अप्रासंगिक या भ्रामक व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक डोमेन जैसे इंटरनेट या रिकॉर्ड से हटाने का अधिकार देता है। भारत में इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार, जो कि के पुट्टास्वामी के केस में भी बताया गया था, अभिन्न माना गया। वही जो मैंने आपको कल बताया कि आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है, उसके अंदर आता है ये राइट टू फॉरगॉटन। ठीक है, अब ये जो न्यूज़ है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पंचायत कार्यालय समाप्त होने के बाद। बस इसमें इतना याद रखना है कि जब पंचायत का जो टेन्योर होता है, जो कि है 5 ईयर्स का, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 ई में। ठीक है, कि एक पंचायत का जो टेन्योर होता है वो कितने टाइम का होता है? 5 ईयर का होता है। अब इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या होगा? इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद, या जब तक नई पंचायत का गठन नहीं हो रहा है, या फिर ठीक है, वो नई पंचायत का गठन होने, या तो नई पंचायत का गठन हो जाए, या फिर 6 महीने, इस टाइम पीरियड के बीच में एक प्रशासक नियुक्त किया जाना है। इसकी बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो 26 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर, यानी कि जब ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो निर्वर्तमान ग्राम प्रधान, जो भी ग्राम प्रधान रहेगा उस टाइम पे, जो मतलब अभी जो जिसका कार्यकाल समाप्त हुआ इसमें जो प्रधान था, उसको या तो नए निकाय के गठन तक या अधिकतम 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। उसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम दे दिया जाएगा कि भाई जब तक नया गठन नहीं हो रहा है, या फिर 6 महीने तक तुम थोड़ा कार्यभार संभाल लो। अब ये जो है, ये नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा इसको, मतलब पॉलिसीज वगैरह ये नहीं बना सकता। लेकिन अगर इमरजेंसी है और नई पंचायत का गठन नहीं हुआ है, तब क्या करेगा? तो आपातकालीन स्थिति में नीतिगत निर्णय के लिए इसको क्या करना होगा? प्रपोजल देना होगा, प्रस्ताव रखना होगा। किसके आगे? जिला पंचायत राज्य अधिकारी, जो कि जिसको क्या बोला जाता है? DPRO। ठीक है, तो एक DPRO होगा, उसके आगे प्रपोजल रखेगा ये, जिसके माध्यम से वो प्रपोजल जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। और फिर जैसे ही DM की मंजूरी मिल जाएगी, तो फिर वो ये नीतिगत निर्णय ले सकता है, यानी कि पॉलिसीज बना सकता है। अब ये इसमें उन्होंने वही वाली बात बताई कि भारतीय पंचायती राज प्रणाली की बुनियादी जमीनी स्तर की स्थानीय स्वशासन संस्था है, जिसका सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मैंने आपको बता ही दिया। बस इसमें इतना याद रखना है कि एक जो पार्लियामेंट होती है उसका पार्लियामेंट कह रही हूँ, जो पंचायत होती है उसका टेन्योर 5 ईयर होता है, जो कि आपने आर्टिकल 243 ई में पढ़ा हुआ है। ठीक है, जब ये डिसॉल्व हो जाएगी तो इसका गठन होने से पहले 6 महीने तक आपको एक प्रशासक नियुक्त करना है। वो प्रशासक कौन होगा? जो वर्तमान में, मतलब जो अभी कई पंचायत है उसका जो प्रधान था वो होगा, और उसको कोई नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। वो सिर्फ आपातकालीन स्थिति में पहले प्रस्ताव रखेगा, किसके आगे? जिला पंचायत राज अधिकारी के आगे। फिर वो प्रपोजल जाएगा जिला अधिकारी के पास, और जैसे ही उसने मंजूरी दी तो फिर निर्णय ले लेगा। ठीक है, अब ये 4 MCQs हैं। भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांड, जो गरुड़ कमांडो होते हैं भारतीय वायुसेना के, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस, उसमें उनका मरून बेरेट परेड समारोह हुआ है हाल ही में। तो वो उत्तर प्रदेश के किस एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित हुआ है? वो हुआ है बरेली। अब ये फ्रूट होराइजन 2026, जिसमें गेस्ट शिवराज सिंह थे, ये किस शहर में किया गया था? तो ये किया गया था लखनऊ। ठीक है, PM सेतु के पहल के तहत कानपुर में किस विशिष्ट क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र प्रस्तावित है? यह है वैमानिकी, यानी कि एरोनॉटिक्स के लिए। मेजा चरण सेकंड तापीय विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में विकसित की जा रही है? ये की जा रही है प्रयागराज में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अब जो हम नेक्स्ट न्यूज पढ़ने जा रहे हैं वो है बिहार में इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क और NFDB क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इन 2 चीज़ों का उद्घाटन हुआ है, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क और NFDB। ठीक है, तो 15 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, तो इन दोनों का नाम याद रखना है, डेट याद रखनी है। इन्होंने क्या किया है? इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को तो भोजपुर में,
आधारशिला रखी और पटना में NFDB के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क है इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? भोजपुर में। और NFDB का जो क्षेत्रीय केंद्र बनाया गया है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? पटना में। और ये किसने किया? 15 जून ये किया है केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने। कब? 15 जून 2026 को। अभी इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क क्या है? तो ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत, किस योजना के अंडर बनाया जा रहा है? तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मतलब मछली से रिलेटेड होता है ये, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत भोजपुर जिले के वनसौर मत्स्य बीज फार्म, ये भी इसका नाम भी याद रखना है कि ये योजना याद रखनी है। इसके तहत भोजपुर जिले के कौन से फार्म में? वनसौर मत्स्य बीज फार्म में। ये तो याद रखो ना रखो, 31.21 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इसमें क्या क्या होगा? हैचरी होगी, यानी कि जो मछली के अंडे होते हैं उससे अंडों से मछलियों का जन्म करवाना। और बायोफॉलिक टैंक, इसमें क्या होता है कि थोड़े से एरिया में बहुत सारी मछलियों का पालन किया जाता है। आहार निर्माण इकाई, मछलियों का खाना बनाया जाएगा। और रोग निदान प्रयोगशाला, यानी कि मछलियों से जुड़ी जो भी बीमारी है उसका उससे छुटकारा पाने के लिए प्रयोगशाला बनाई जाएगी। ठीक है, और ये मैंने NFDB बता दिया है, बस इसमें इतना याद रखना है कि जो इसका क्षेत्रीय केंद्र है वो कहाँ पे? पटना में। अब मत्स्य उत्पादन में प्रगति, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं के 902 करोड़ रुपए के निवेश के कारण, मतलब सरकार ने जो 902 करोड़ का निवेश किया है इसके कारण बिहार का जो मत्स्य उत्पादन है वो 2005 में तो कितना था? 3.18 लाख टन था और अब कितना हो गया? 2025 में 10.2 लाख टन हो गया, जिसकी वजह से बिहार 9वें स्थान से ना भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादक राज्य बन गया है। ये पॉइंटर इम्पोर्टेंट है कि अब बिहार 9th पोजीशन से ऊपर आ गया है 4th पोजीशन पे इंडिया में मत्स्य उत्पादन में। ठीक है, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। अच्छा, इसको पढ़ना है, मतलब इसको पढ़ लें, लेकिन इससे भी एक अलग और आ गया है। अब ये जो पटना उच्च न्यायालय की जो नई चीफ जस्टिस बनी है उनका क्या नाम है? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। ये कब बनी? 5 जून 2026 को। लेकिन यहीं पर आप ऐड कर लो कि अभी जुलाई में दोबारा से नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं पटना उच्च न्यायालय के। उनका नाम क्या है? सुधीर सिंह। यानी कि मीनाक्षी जी का कार्यकाल पूरा हो गया है, उसके बाद जो बने हैं वो बने हैं सुधीर सिंह। ठीक है, तो अब ये न्यूज़ तो इनके बारे में है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि ये 48 नंबर की हैं तो ये 49 नंबर के हैं। ठीक है, क्या नाम है? सुधीर, लिखा जाता है इसमें। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू का स्थान लिया और इनका स्थान अब किसने लिया है? सुधीर सिंह जी ने। तो अगर सुधीर सिंह का पूछा जाएगा तो सुधीर सिंह ने किसका स्थान लिया? मीनाक्षी मदन राय जी का। और इन्होंने किसका लिया था? संगम कुमार साहू जी का। इन्होंने इतिहास कैसे रचा? क्योंकि ये पहली सिक्किम की न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय पूर्वोत्तर भारत यानी कि सिक्किम में से किसी भी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। ठीक है, और थोड़ी इनके करियर बैकग्राउंड देख लें तो ये 1990 में सिक्किम की पहली महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में अपना न्यायिक सफर शुरू किया था और 2015 में वे सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली महिला स्थायी जज बनी थी। तो ये पॉइंटर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब थोड़ा सा पटना उच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। तो ये बिहार राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, जो सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्डेस जेम्स चैमियर थे। और इसका उद्घाटन किसने किया था? वाइस रॉय चार्ल्स हॉर्डिंग ने किया था। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड। और इसका उद्घाटन किसने किया था? चार्ल्स हॉर्डिंग ने। और कब स्थापित हुआ था ये? 3 फरवरी 1916 को। फिर 2000 में क्या हुआ कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो रांची का सर्किट बेंच था ना, वो झारखंड उच्च न्यायालय बन गया, क्योंकि ये अलग हो गया ना, बिहार और झारखंड सेपरेट हो गया। तो फिर जो रांची का सर्किट बेंच था वो झारखंड उच्च न्यायालय बनाया गया।
अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें को ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है। ये न्यूज़ क्या कह रही है कि 5 जून 2026 को बिहार के ग्रामीण विकास विभाग, कौन, ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य भर में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की वास्तविक समय की निगरानी, यानी कि जो भी ग्रामीण विकास से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर निगरानी, उनकी पारदर्शिता, जवाबदेही को मजबूत करने के लिए केंद्रीय शिकायत निवारण एवं निगरानी पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये केंद्रीय शिकायत निवारण एवं निगरानी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें जो यह पोर्टल नागरिकों को अपनी शिकायत दर्ज करने, उनकी स्थिति को डिजिटल रूप से ट्रैक करने, योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। ठीक है, यह पोर्टल प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान और ग्रामीण व स्वरोजगार योजनाओं की निरंतर वास्तविक समय की निगरानी करता है। तो इसमें जो आपको बस याद रखना है, इसमें बस इतना याद रखना है कि ये केंद्रीय शिकायत निवारण एवं निगरानी CGRM पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? तो ये बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने किया है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। अब ये है बिहार के मुख्यमंत्री राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क, इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये तो अभी हमने पढ़ा ही है, भोजपुर। और दूसरा क्या था? NFDB, उसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे बना था? पटना में। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में 19 वर्षीय अक्षरा गुप्ता ने कितने रनों का नाबाद पारी खेली? 306 रनों की। ठीक है। उत्तर बिहार में व्यापार और लॉजिस्टिक संपर्क को सुधारने के लिए किस शहर में नई हवाई अड्डा परियोजना का शिलान्यास जल्द किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। ओके, सो जो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश ने सरकारी नौकरियों से 2 बच्चों का नियम हटाया। ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस आपको ये रीड करनी है और इतना पता रखना है कि जो ये 2 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी है इसको किस स्टेट ने वापस ले लिया है। तो इसको किस स्टेट ने वापस ले लिया है? MP ने। बस अब ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए कि यह जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है जिसके तहत कई भारतीय राज्यों ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने या सरकारी नौकरी पाने के लिए अधिकतम 2 बच्चों की सीमा तय की थी। अब ये क्या है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई अनिवार्य नीति नहीं है, यह राज्यों के अपने सेवा नियमों पर निर्भर करती है। मतलब ये राज्य अपने हिसाब से लागू कर सकता है, राज्य स्तर पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो आपको इसमें बस क्या याद रखना है कि जो 2 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी है ये किसने वापस ले ली है? MP ने। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या कह रही है कि NFHS 6 क्या है? ये NFHS 6 तो 1 जून 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6 1 जून को क्या जारी हुआ है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी हुआ है, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण का स्तर अत्यधिक चिंताजनक स्तर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश की स्थिति बड़ी खराब है, जैसे कि वेस्टिंग वाले केस में, अभी मैं बताऊंगी वेस्टिंग और अंडरवेट क्या है। तो वेस्टिंग वाले केस में क्या है? वेस्टिंग वाले केस में सबसे फर्स्ट नंबर पे, रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे है, और अंडरवेट के केस में सेकंड नंबर पे है। ठीक है, और बस इतना। अब अंदर से देख लेते हैं। वेस्टिंग में शीर्ष मध्य प्रदेश में बच्चों में वेस्टिंग क्या होता है? कद के अनुपात में कम वजन, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है। तो इस वाली श्रेणी में जो है इनका जो कितना है, ये 23.8% हो गया। मतलब पहले तो 18.9% था जो पिछली NFHS 5 हुई थी, अब इनका 23.8% हो गया है। अब ये सबसे सर्वाधिक है, यानी कि इनकी जो रैंक है वेस्टिंग में वो फर्स्ट नंबर पे है। तो कितना है? 23.8% जो इनकी पॉपुलेशन है वो इस वेस्टिंग के कुपोषण से क्या है? ग्रसित है। सेकेंड है अंडरवेट। तो राज्य में कम वजन वाले बच्चों की प्रतिशत 33% से बढ़कर 39.7% हो गई है, जो झारखंड के बाद दूसरे स्थान में आता है। झारखंड की कितनी है? 41.1%। तो वेस्टिंग में ये फर्स्ट नंबर पे चल रहा है।
पहले 18 थी, अब 23 हो गई। अंडर वेट वाले में भी इसका बढ़ा है, 33 से 39 हो गया, लेकिन अभी भी स्टिल है सेकेंड पोजीशन में, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे झारखंड है 41.1 लेके। तीसरी चीज़ है स्टंटिंग। स्टंटिंग में कितना है? स्टंटिंग में इनका ये रैंक नहीं बताइए, बस ये बताया कि 31.4% दर्ज किया गया है। और आहार और स्तनपान में कितना है? पहले तो 74% था, अब घटकर 56.4% ही रह गया। केवल 12% बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार्य आहार मिल पा रहा है, यानी कि इनकी वेस्टिंग में रैंक फर्स्ट है, अंडरवेट में सेकंड रैंक है, फर्स्ट नंबर पे झारखंड है, और स्टंटिंग में 31.4% है, और आहार और स्तनपान में स्तनपान पहले 74% था, अब घटकर कितना हो गया? 56.4% रह गया। अब वेस्टिंग और स्टंटिंग के बारे में समझ लेते हैं कि वेस्टिंग और स्टंटिंग क्या होती है। तो कद के अनुपात में कम वजन होना वेस्टिंग कहलाता है, यानी कि जब आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है तो वो वेस्टिंग हो गया। और ये इसको क्या बोलते हैं? इसको एक्यूट कुपोषण, यानी कि तीव्र कुपोषण को दर्शाता है ये। वहीं उम्र के अनुपात में बच्चों का कद कम रह जाना, यानी कि एज के अकॉर्डिंग बच्चों की जो हाइट है वो कम रह जाना, इसको स्टंटिंग कहते हैं। ये कौन सा कुपोषण है? ये दीर्घकालिक या क्रॉनिक कुपोषण का सूचक है। तो ये किस कैटेगरी में? तो एक्यूट कुपोषण की कैटेगरी में आ रहा है वेस्टिंग। और जो स्टंटिंग आ रहा है किस में आ रहा है? दीर्घकालिक या क्रॉनिक कुपोषण का सूचक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, राजस्थान को मिला पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम। बस इतना याद रखना है कि राजस्थान का जो ये मतलब इसे याद भी नहीं रखना है, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये मेरे अकॉर्डिंग। बस इतना ध्यान रख लो कि राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रॉलिंग प्रणाली को सफलतापूर्वक शुरुआत हो गई है। तो बस ये आ सकता है कि कौन सा राज्य है जिसकी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रॉलिंग प्रणाली मतलब उसकी सफलतापूर्वक शुरुआत हुई है, तो वो है राजस्थान। और ये किसके अंडर आता है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंडर आता है। ठीक है, रोड का काम तो सब ये देखते हैं, NHAI। और NHAI जो है किससे रेगुलेट होता है? तो ये याद रखना है कि ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के तहत मतलब इससे रेगुलेट होता है। और ठीक है, मतलब इसके तहत ही इस्टेब्लिश हुआ, इससे रेगुलेट होता है तो इसके तहत ही इस्टेब्लिश हुआ है। और इसने अपना काम कब शुरू किया? 1995 में। किसने? NHAI ने। रेगुलेट हुआ है इससे, और काम कब से शुरू किया? 1995 से। इसी ने ही ये क्या बोलते हैं, पहली ये मल्टी लेन फ्री फ्लो ट्रोलिंग सिस्टम बनाया है इसने। ठीक है, किसके लिए? राजस्थान के लिए। राजस्थान का पहला है ये। नेक्स्ट न्यूज़ है, MNIT जयपुर में स्थापित होगा एडवांस क्वांटम और AI लैब। तो ये एडवांस क्वांटम और AI लैब कहाँ पर स्थापित हो रही है? MNIT जयपुर में। तो 16 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि MNIT जयपुर में उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्वांटम संचार प्रयोगशाला तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की। हाँ जी, तो ये जो स्थापना होगी इसकी घोषणा किसने की है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, अभी जो क्वांटम अनुसंधानी जो स्थापना हो रही है इस प्रयोगशाला की, इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? तो यह लैब क्वांटम की वितरण यानी कि वो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, कंप्यूटिंग सिमुलेशन और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अनुसंधान पर केंद्रित होगी। ठीक है, इन 3 चीजों पर ये केंद्रित होगी। और इसको कौन बना रहा है, कौन स्थापित कर रहा है इसको? ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। और इस लैब में क्या क्या चीजें होगा? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर केंद्रित होगी, ये कंप्यूटिंग सिमुलेशन पर केंद्रित होगी और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, और एक है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। स्टूडेंट्स को इसमें छात्रों को लैम रिसर्च के सेमीवर्स डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म तक पहुंच मिलेगी, जिससे वे 3D में सेमीकंडक्टर चिप संरचनाओं का अध्ययन और सिमुलेशन कर सकेंगे। अभी जो इन्होंने विभिन्न संस्थानों के छात्रों की 100 से अधिक डिजाइन की गई चिप्स का निर्माण कहाँ पर हुआ है? सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला मोहाली में किया जा चुका है। इसको आप रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रयोगशाला का स्थापना हो रही है कहाँ पर हो रही है? MNIT जयपुर में हो रही है। इसकी घोषणा किसने की है? अश्विनी वैष्णव जी ने करी है 16 जून 2026 को। और ये इसका स्थापना कौन कर रहा है? MIETY। ठीक है, अब हमने जो ऊपर ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था,
ये क्या होता है कि इसमें बताया गया है कि यह क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है, एक अत्याधुनिक सुरक्षित संचार पद्धति है। यह दो पक्षों को एक साझा गुप्त यादृच्छिक क्रिप्टोग्राफी कुंजी उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है, जिसका उपयोग संदेशों को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है ताकि साइबर नेटवर्क पर डेटा संचारण पूरी तरह सुरक्षित रहे। यानी कि इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर है, तो इनके बीच में जो मैसेजेस आ जा रहे हैं इनकी की जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो की जनरेट हो गई है ना, तो अब इनके बीच में जो भी मैसेजेस वगैरह ट्रांसफर हो रहे हैं उसको कोई और नहीं चेक कर सकता है। ठीक है, वो अब साइबर नेटवर्क पर उनका जो भी डेटा है ना वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। इस न्यूज़ में भी हमें सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि छत्तीसगढ़ का एक एमकैट सिंचाई मॉडल है, उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है, यानी कि उसे अब कोई और, मतलब इन्होंने मॉडल तो छत्तीसगढ़ ने बनाया है ये मॉडल, लेकिन इसको अब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है, तो इसको अब और भी स्टेट्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मॉडल बहुत अच्छा है। तो 6 जून 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ की कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के आधुनिकीकरण MCADWM सिंचाई पहल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की है। यानी कि जो ये MCADWM वाटर मैनेजमेंट जो है, इसको अब राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये जो मॉडल है ये किसका है, तो ये छत्तीसगढ़ का मॉडल है, या फिर छत्तीसगढ़ की कौन सा सिंचाई मॉडल है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है, तो MCADWM है। ठीक है, अब ये जो सिंचाई मॉडल था ना, ये छत्तीसगढ़ ने ना वाटर यूज एफिशिएंसी के लिए को अधिकतम करने के लिए यह अभिनव मॉडल लागू किया था। ठीक है, अब इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसलिए मान्यता मिल गई क्योंकि बहुत अच्छा मॉडल निकला है, तो अब इसको लागू करने योग्य मान लिया है। राज्यों के और अन्य राज्यों के ऊपर लागू करने के लिए, मतलब लागू करने के लिए योग्य माना है कि हाँ आप लोग भी इसको लागू कर सकते हो। अब ये प्रोग्राम होता क्या है इसके बारे में बस पता होना चाहिए। तो यह 1974-75 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नहर सिंचाई परियोजनाओं के तहत निर्मित सिंचाई क्षमता और किसानों द्वारा वास्तविक जल उपयोग के बीच की खाई को कम करना है। बाद में इसे कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के रूप में पुनर्गठित किया गया ताकि जल संसाधनों का अधिक कुशल प्रबंधन हो सके। मतलब पहले ये खाली कैट था, अब ये CADWM हो गया। ठीक है, तो ये स्टार्ट तो गवर्नमेंट ने किया ये MCADWM, लेकिन इसका जो आधुनिकीकरण हुआ है ना इस मॉडल का, वो छत्तीसगढ़ ने किया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। उड़ीसा ने इंटेल और 3DGS यानी कि 3D ग्लास सोल्यूशन के साथ सेमीकंडक्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक तो राज्य का नाम याद रखना है और कहाँ पर स्थापित हुआ है ये याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, 28-29 मई 2026 को उड़ीसा सरकार ने भारत में सबस्ट्रेट विनिर्माण तकनीक लाने के लिए इंटेल और 3D ग्लास सॉल्यूशंस के साथ एक समझौता MOU पर हस्ताक्षर किया है। अब एक पॉइंट ये याद रखना है कि यह एक तो याद रखना है कि भारत की पहली एडवांस 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट होगी। कहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा, तो खुर्दा जिले के भुवनेश्वर में इन्फो वैली में स्थापित किया जाएगा। खुर्दा जिले के भुवनेश्वर में स्थित जो इन्फो वैली है उसमें इसको स्थापित किया जाएगा, किसको, इंटेल और 3D ग्लास को। और इसमें जो सेकंड पॉइंट याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये वाला। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में सिक्सेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्लासिच वेफर फैब के सहयोग से भारत की पहली वाणिज्यिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकाई को भूमि पूजन जून 2026 में निर्धारित है। यानी कि ये जो
ठीक है, तो अभी जो हमने ये पढ़ा सेमीकंडक्टर पैकेजिंग वर्ड पढ़ा था पीछे, ये क्या होता है? तो यह इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बाहरी नुकसान से बचाने और उन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों से जोड़ने के लिए सुरक्षित रूप से बंद करने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A को मंजूरी। तो ये तो रीड करना है, बस इसका जो बॉक्स है वो देख लेना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। बस याद रखना है कि मैं इसमें तो मतलब ऐसा कुछ याद रखने वाला नहीं है, बट ये फैक्ट्स याद रखने वाले हैं कि भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 1155 किलोमीटर से अधिक लंबे परिचालन नेटवर्क के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है, मेट्रो नेटवर्क। यानी कि दुनिया का कौन से नंबर पे मेट्रो नेटवर्क है? हमारा 3rd नंबर पर। ठीक है, और भारत में मेट्रो का सफर 1984 में कलकत्ता सबसे पहली बार कहाँ से शुरू हुआ था? कोलकाता से शुरू हुआ था। ठीक है, और अभी 26 से अधिक शहरों में मेट्रो सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था? 1984 में कलकत्ता में शुरू हुआ था। ठीक है, अब गुजरात में बैटरी स्टोरेज सिस्टम आरंभ। अभी जो हमने BESS के बारे में पीछे बात करी थी वो गुजरात में भी आरंभ हो गया है। तो 26 मई 2026 को अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, किसने? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ पे? गुजरात के खावड़ा में कुल 3.37 गीगावाट की संचयी क्षमता वाला बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली प्रोजेक्ट चालू किया। जो पीछे हम पढ़ के आए थे वो 250 मेगावाट का पढ़ के आए थे। यहाँ पर 3.37 गीगावाट घंटे की संचयी क्षमता वाला, इसकी कैपेसिटी क्या है? 3.37 गीगावाट घंटे। ठीक है, इसको चालू कर दिया है किसने? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। कहाँ पे? गुजरात के खावड़ा में। ठीक है, और इसमें ये याद रखना है कि यह प्रोजेक्ट चीन के बाहर दुनिया का, चीन के बाहर यानी कि चीन में तो होंगे और भी, चीन के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज परिनियोजन है, क्योंकि ये काफ़ी कैपेसिटी रख रहा है। इसमें मार्च 2026 में चालू की गई अतिरिक्त 1.37 गीगावाट की क्षमता भी शामिल है। मतलब ये और ज़्यादा बढ़ सकता है, गीगावाट पर आवर, ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो एक तो इसको याद रखना है कि चाइना के बाहर ये सबसे बड़ा एकल स्थान सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज परिनियोजन है। अब इसका भविष्य का लक्ष्य देख लेते हैं कि अडानी ग्रीन एनर्जी की योजना वित्तीय वर्ष 2027 में 10 गीगावाट से अधिक बैटरी स्टोरेज जोड़ने की है और कंपनी ने अलग 5 वर्षों में 50 क्षमता का लक्ष्य रखा है, 50 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा है। ठीक है, जो इनका लक्ष्य है वो कितना है? 50। इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना। अब ये BESS जो है ये मैंने बताया था, इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। ये ग्रिड सहायता, फ्रीक्वेंसी नियंत्रण और पीक लोड प्रबंधन के लिए लिथियम आयन, हाँ ये याद रखना है कि ये जो बैटरीज बनी है, मतलब जो बैटरीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर रही है, मैंने बताया था ये लिथियम आयन बैटरी तकनीक, मतलब इसमें जो टेक्निक यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है? लिथियम आयन की। ठीक है, पावर कन्वर्जन सिस्टम और ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करने वाला एक यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये तो मैंने बताया ही था, बस इसमें ही लिथियम आयन का याद रखना है कि कौन सी टेक्निक यूज हो रही है? लिथियम आयन बैटरी टेक्निक। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें सिर्फ आपको ये पैराग्राफ ही पढ़ना है, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े, पूर्वोत्तर यानी कि ईस्ट में, पूर्वोत्तर के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। तो 19 जून 2026 को मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा री भोई जिले में, कहाँ पे? मेघालय के कौन सा जिला है? री भोई जिले में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े और आधुनिक जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया। तो ये चीज़ याद रखनी है कि मेघालय का कौन सा जिला है? री भोई जिला है। ठीक है, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत का ही सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसकी थोड़ी ये याद रख लो कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1500 मैट्रिक टन जैविक मसालों की प्रसंस्कृत करने में पूरी तरह सक्षम है, मुख्यतः हल्दी, अदरक और काली मिर्च। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है इसको रीड कर लेना है एक बार। क्या है ये? कृषि की एक ऐसी पारिस्थितिक प्रणाली है जिसमें कृत्रिम रासायनिक उर्वरकों
उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह वर्जित होता है। मतलब इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं होता है, ये पूरी ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। इसके बजाय फसल चक्र, हरी खाद और जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। मतलब ये पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ नहीं करते, इसमें फसल चक्र, हरी खाद और जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। इससे जो फार्मिंग की जाती है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कोई यूज़ नहीं होता। अभी जो नेक्स्ट है इसको भी, इसमें भी यही पढ़ना है हमें। बांस एवं बेत प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन। तो 15 जून 2026 को कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, तो कौन है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री? पेमा खांडू द्वारा कहाँ पे? ईटानगर के पास गुंगू में, राज्य के पास गुंगू है, उसमें राज्य के पहले बांस एवं बेत प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश राज्य का पहला बांस एवं बेत प्रौद्योगिकी केंद्र है। ठीक है, और किसने किया इसका उद्घाटन? पेमा खांडू जी ने किया है, जो अरुणाचल प्रदेश के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। कहाँ पे? ईटानगर के गुंगू में। बस, और थोड़ा बांस के बारे में पढ़ लेना है इसमें। बांस जो है ये घास परिवार का एक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये घास परिवार का पौधा है। यह कार्बन अवशोषण में अत्यधिक सक्षम है, यानी कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है ये, और मृदा अपरंदन रोकना, यानी कि सॉइल इरोजन, जो वो सॉइल इरोज हो जाती है उसको, जो रेत होती है उसको, उसमें जो भी मतलब उसको खराब होने से बचाता है, तथा सतत आजीविका के निर्माण में, सस्टेनेबल लाइवलीहुड के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी उपयोगिता होती है। ठीक है, ये रीड करना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, ये याद रखना है। अब जो हम पहले एक न्यूज़ पढ़ के आए थे एमपी की, वही अब मेघालय के पूर्णिया में स्टंट हुई। ये जो 1 जून को जो जारी हुई थी हमारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस की रिपोर्ट के मतलब जो आंकड़े हुए थे उसके अनुसार अब मेघालय की बात हो रही है। अब तक हमने एमपी की बात करी थी, अब मेघालय की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि मेघालय में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग की दर में 9.7% अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट हुई है। मतलब इन्होंने काफ़ी काम किया इस चीज़ पे। इन्होंने 9.7 अंकों की गिरावट, यानी कि अब सुधार है पहले से। पहले 9.7 ज़्यादा था, अब 9.7 कम हो गया है। यानी कि अब कितना हो गया है? पहले 46.5 था जब NFHS 5 आया था, अब NFHS 6 में 36.8 रह गई है। ठीक है, अभी भी ये जो एवरेज 29.3 है उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी 9% गिरावट हुई है। तो ये गिरावट और हो और ये एवरेज के पास पहुंच जाए, इसके लिए इन्होंने क्या शुरू करने की बात करी है? मिशन 1000 डेज। ठीक है, स्टंटिंग को और कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मिशन 1000 डेज चलाया जा रहा है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि स्टंटिंग के मामले क्या कम हुआ है, जिसके लिए और कम करने के लिए उन्होंने कौन सा मिशन चलाया है? मिशन 1000 डेज। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मेघालय की। स्टंटिंग हमने बात करी थी कि उम्र, इसमें क्या होता है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण विज्ञान में उम्र के अनुसार कम लंबाई या कद, मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी लंबाई ज़्यादा नहीं है तो उसको स्टंटिंग कहते हैं। ठीक है, यह बचपन में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी, बार बार बीमार पड़ना, अपर्याप्त मनोसामाजिक उद्दीपन के कारण होने वाले क्रॉनिक कुपोषण है। ये क्रॉनिक कुपोषण है, ये भी बताया था मैंने पहले आपको। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले थोड़ा हम यूसीसी के बारे में समझ लेते हैं। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? समान नागरिक संहिता। ठीक है, ये यूसीसी क्या होता है? तो यूसीसी का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों के लिए चाहे वे किसी भी धर्म के हों, मतलब जो भी नागरिक है चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उन सब के लिए एक समान कानून लागू हो, उसको यूसीसी बोला जाता है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं? जैसे मैरिज हो गया, कौन कौन से विषय होते हैं? जैसे मैरिज हो गया, ठीक है, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया और इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, ये सब, और प्रॉपर्टी राइट्स भी हो गए। तो इन सब मामलों में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है, पर इन सब को
को जब हम एक दायरे के अंदर ले आएंगे तो वो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब इन पे एक समान कानून लागू होने लगेगा तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाता है। वर्तमान में क्या व्यवस्था है? अभी वर्तमान में तो सबके पर्सनल कानून है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियंस के लिए भी अपना क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है। तो यूसीसी लागू होने पर क्या होगा? इन व्यक्तिगत कानूनों की जगह सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू होगा। ठीक है, अब इस न्यूज में क्या बोला गया है, अब हम एक बार इस न्यूज को देख लेते हैं। ये न्यूज कह रही है कि 27 मई 2026 को असम विधानसभा ने, कौन सी विधानसभा ने? असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी असम 2026 विधेयक को ध्वनि मत से, ध्वनि मत का मतलब क्या हो गया? वॉइस नो, उससे कि जो फेवर में है वो यस बोलो, जो नहीं है वो नो बोलो, ध्वनि मत से पारित कर दिया है। यह 25 मई को पेश किया गया था, 25 मई को पेश किया गया और ध्वनि मत से 27 मई को उसको पारित कर दिया गया है। ठीक है, किसने पेश किया था इसको? तो 25 मई को असम के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा द्वारा राज्य विधानसभा में पेश किया गया था। ये क्या होता है? ये एक समान कानून है। ये क्या करेगा? ये नया कानून राज्य में विवाह, तलाक, विरासत, संपत्ति के अधिकारों से संबंधित व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों को लिए एक समान नियम लागू करेगा। तो मैंने आपको बता ही दिया। ऐतिहासिक कदम कैसे? इसके पारित होने के साथ ही असम समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाले प्रमुख राज्यों में शामिल है, जैसे पहले उत्तराखंड ने भी किया है। ये थोड़ा सा यूसीसी के बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करें, ताकि धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक साझा कानून हो। तो अब असम ने भी इसको लागू कर लिया, अब यूसीसी असम में भी लागू हो गया। और ये किससे हुआ है? ध्वनि मत से हुआ है, वॉइस वोट से, कि जो फेवर में यस बोले, जो नहीं है वो नो बोले। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज़ है अमरावती में क्वांटम इनक्यूबेटर का शुभारंभ। तो 18 जून 2026 को आंध्र प्रदेश सरकार, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और अमरावती क्वांटम वैली के सहयोग से अमरावती में क्वांटम इनक्यूबेटर लॉन्च किया जाएगा। किस किस के सहयोग से? कौन कौन है? आंध्र प्रदेश सरकार है, प्लस चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है और अमरावती क्वांटम वैली है। इनके सहयोग से अमरावती में क्वांटम इनक्यूबेटर लॉन्च किया जाएगा। ये ही याद रखना है। और कब? 18 जून 2026 को। यह इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा इसके क्वांटम के बारे में पता होना चाहिए। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? ये कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करती है। यह पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से हल करने में सक्षम है, बहुत फास्ट होती है, ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। नेक्स्ट है हॉक। 6 जून 2026 को केरल वन विभाग ने न्यायपालिका के साथ एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए भारत की पहली डिजिटल प्रणाली हॉक लॉन्च की। तो याद रखना है क्योंकि भारत की पहली डिजिटल प्रणाली है हॉक। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। एक तो किसने किया है? तो केरल वन विभाग प्लस न्यायपालिका, इन दोनों ने मिलके पहली डिजिटल प्रणाली लॉन्च की है। लॉन्च इन दोनों ने मिलके की है। कब की है? 6 जून 2026 को। और इस डिजिटल प्रणाली का नाम क्या है? हॉक, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। और ये क्या करेगी? वन्यजीव अपराध पे प्रबंधन लगाने का काम करेगी। इस मतलब इस वन्यजीव जो भी अपराध हो रहे उसको प्रबंधन, उस पर मतलब प्रबंधन लगाने, रोक लगाने के लिए ही ये जो है डिजिटल प्रणाली लॉन्च की गई है हॉक। अब ये क्या करेगी? तो यह एक डिजिटल केस प्रबंधन प्रणाली है। ठीक है, पूरा डिजिटली काम होगा इसमें। जो प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट, यानी कि जो स्टार्टिंग से रिपोर्ट आएगी, कंप्लेन आएगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, से लेकर अदालती फैसलों तक वन प्रवर्तन रिकॉर्ड को जिला न्यायालय प्रबंधन प्रणाली के साथ जोड़ती है। मतलब ये सब कुछ पूरे ये जो लॉन्च हुई है प्रणाली, इसमें ये सब कुछ रहेगा, स्टार्टिंग से लेके डिसीजन तक सब कुछ इसमें रिकॉर्ड रहेगा। इससे क्या होगा?
इससे यह प्रणाली वन्यजीव अपराध अभियोजन में कागजी काम की आवश्यकता को समाप्त करती है और सभी डेटा को एक केंद्रीकृत डेटाबेस में स्टोर करती है। यह वन्यजीव मृत्यु दर, अवैध हथियार जब्ती और बार बार अपराध करने वालों के डेटा को समेकित करता है। मतलब पूरा डिजिटलीकरण हो गया सब कुछ, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, केस हो रहा है, उससे रिलेटेड जजमेंट आ रहा है, सब कुछ एक जगह रिकॉर्ड होगा। कुछ भी इसमें कागजी काम नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन रहेगा, डेटा स्टोर रहेगा। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको किसने किया है, तो इस प्रणाली को वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ठीक है, किसके साथ मिलकर इस प्रणाली को विकसित किया है? वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया WTI के साथ मिलकर इसको विकसित किया गया है। इसके डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्य वन संरक्षण से लेकर DFO तक के अधिकारी केस के लंबित रहने, जांच की प्रगति और अपराध के पैटर्न को निगरानी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें सारी चीज़ें रहेंगी। इसके डैशबोर्ड में क्या है, माध्यम से मुख्य वन संरक्षण से लेकर DFO तक के अधिकारी केस के लंबित रहने, जांच की प्रगति और अपराध के पैटर्न की, सब कुछ मतलब डिजिटली होगा इस पे। अब कुछ अभ्यास प्रश्न है, 2 ही हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय समावेशन के लिए एक नए संतृप्ति अभियान की घोषणा की है। वर्तमान परिदृश्य में इस अभियान के तहत पहचानी गई योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना। तो इसका आंसर है सुकन्या समृद्धि योजना। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा, अपेडा की फुल फॉर्म हो गई क्या? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जून 2026 में पहली बार झारखंड से यूनाइटेड किंगडम को किस प्रसिद्ध आम की किस्म की वाणिज्यिक निर्यात शुरू किया है? कौन से आम का निर्यात शुरू हुआ है? लंगड़ा आम। ठीक है, ठीक है, तो आज की ये जो न्यूज़ है यहीं तक है, राज्य समाचार। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इंटरनेशनल न्यूज़ का होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।